हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम आपके सामने लेके आए हैं क्लास 12 चैप्टर नंबर 2। कौन सा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। और ये आपका लेक्चर नंबर 3। लेक्चर नंबर 2 तक हमने रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की चर्चा कर ली थी। इस लेक्चर में हम इन तीन चीजों की चर्चा करने वाले हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तीनों की तीनों चीजें। सबसे पहले हम क्या डिस्कस करेंगे? पोटेंशियल ड्यू टू स्पेरिकल शेल। आपको याद होगा कि हमने स्पेरिकल शेल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्कस किया था। किसी भी आउटसाइड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड था KQ/R²। इनसाइड आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता था? 0, है ना। अब उसके बाद हमें क्या चर्चा करनी है? इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। मैंने आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस की डेफिनेशन बता दी थी कि एक ऐसा सरफेस जिसके हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल क्या रहे? सेम, उसको बोलते हैं हम इक्विपोटेंशियल सरफेस। यहाँ पे हम इसकी और प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं और लास्ट में हम समझेंगे पोटेंशियल एनर्जी फॉर द सिस्टम ऑफ चार्जेस। देखिए, अगर आपके दो चार्ज थे तो हमने पोटेंशियल एनर्जी निकालने सीख ली थी। 1/4πε0 प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस डिवाइडेड बाय सेपरेशन। अगर हमारे पास सिस्टम ऑफ चार्जेस है, मतलब दो से ज्यादा चार्ज अगर हमारे पास है, तो उस सिस्टम की हम पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकाल सकते हैं। एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकलेगी। तो लास्ट तक देखिए, आपको काफी यूजफुल इंफॉर्मेशन इसमें मिलने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं विद पोटेंशियल ड्यू टू ए स्फेरिकल शेल। आइए, देखिए डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं पोटेंशियल ड्यू टू स्फेरिकल। किसके कारण? पोटेंशियल ड्यू टू स्फेरिकल शेल। एक स्पेरिकल शेल के कारण क्या पोटेंशियल होता है? स्पेरिकल शेल का क्या मतलब आपका? मैंने पहले ही बताया, स्पेरिकल शेल से मेरा मतलब है, स्पेरिकल शेल को मैं क्या बोल सकता हूं? होलो स्पीयर भी बोल सकता हूं, या फिर इट मे बी सॉलिड कंडक्टिंग स्पीयर। सारी एक ही बात है, सॉलिड कंडक्टिंग स्पीयर, है ना। या तो स्पेरिकल शेल या होलो स्पीयर या फिर सॉलिड कंडक्टिंग स्पीयर, है ना। अब देखिए कैसे निकालेंगे। सपोज मान लीजिए ये मेरा स्पीयर हो गया जिसमें चार्ज Q है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ये उसका सेंटर हो गया। रेडियस मान लीजिए क्या हो गई? R, है ना। मैंने सेंटर से क्या किया? R डिस्टेंस की दूरी पर कोई भी एक पॉइंट कंसिडर किया, है ना। यहां पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकता हूं। किसी भी बाहर वाले पॉइंट के लिए कैसा होता है? जैसे पॉइंट चार्ज के लिए होता है, और पॉइंट चार्ज के लिए क्या होता है? 1/4πε0 Q/R², है ना। अब ध्यानपूर्वक सुनिए, मैंने क्या किया कि देखिए, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन ये होगी। मान लीजिए मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करता हूं। मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में कितना मूव किया? dr। तो अगर आपको याद हो तो हमारा रिलेशन क्या है? E cos थीटा किसके बराबर होता था डियर स्टूडेंट्स? -dv/dr। ये हम पढ़ चुके हैं लेक्चर नंबर 2 में कि E cos थीटा किसके बराबर होता है? -dv/dr। बहुत बढ़िया। अब देखिए E की डायरेक्शन भी इधर, dr की भी डायरेक्शन इधर, तो थीटा ऑब्वियसली क्या हो गया आपका? 0। सॉरी। अब कोस 0 कितना होता है आपका? 1 हो गया। तो इसको क्या लिख सकता हूं? E बराबर -dv/dr, है ना। अब मेरे को इसी को सोल्व करना है। मैं dr को इधर ले गया तो क्या आएगा? देखिए, E इंटू में dr बराबर -dv, और दोनों तरफ क्या कर दो? इंटीग्रेट। देखिए, पोटेंशियल 0 कब होता है? जब सेपरेशन क्या होता है आपका? इन्फिनिटी। अगर आपको याद हो तो हमने एजम्पशन क्या मानी थी कि एट इंफिनिटी आपका पोटेंशियल क्या होता है? 0। तो पोटेंशियल 0 कब होगा? जब चार्ज कहां पे होगा आपका? इन्फिनिटी, या फिर सेपरेशन क्या होगा आपका? इनफाइनाइट, है ना। एट इंफिनिटी पोटेंशियल इज 0। और मेरे को क्या करना है? मान लीजिए पोटेंशियल V हो गया एट ए सेपरेशन R। इसको सोल्व करना है। चलिए इसको सोल्व करते हैं। तो इंटीग्रेशन है इन्फिनिटी से लेके R। अच्छा, E की वैल्यू पुट कर दीजिए। E कितना आपका? 1/4πε0 Q/R², और ये क्या आ गया आपका? dr बराबर। अच्छा, dv का इंटीग्रेशन क्या हो गया? v। लिमिट v का है 0 से v, तो ये क्या आ जाएगा? सिंपली -v, है ना। अब यहां जो कांस्टेंट है बाहर ले लो। Q/4πε0 ये कांस्टेंट है। इंटीग्रेशन इन्फिनिटी से r। अच्छा, R² को ऊपर ले गए तो r⁻², dr किसके बराबर आ गया? -v। इंटीग्रेशन का रूल क्या कहता है? पावर को 1 से इंक्रीज करो और उसी से डिवाइड कर दो। -2 को 1 से इंक्रीज करोगे तो कितना आएगा? -1। तो कितना हो जाएगा? Q/4πε0 r⁻1 को नीचे लेके आए तो इट्स इंटीग्रेशन विल बी -1/r। मैं काफी बार आपको बता भी चुका हूं। लिमिट कहां से कहां डियर स्टूडेंट्स? इन्फिनिटी से r इक्वल टू -v। अच्छा, एक काम करिए, देखिए ये माइनस से ये माइनस क्या हो गया?
कैंसिल, लिमिट लगाइए, v किसके बराबर आ गया 1/4 पाई क्यू, है ना। अब देखिए हाइयर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, हाइयर लिमिट क्या आपकी 1/r, लोअर लिमिट क्या इन्फिनिटी, बट आप 1/∞ रखोगे तो कितना आ जाएगा 0। तो पोटेंशियल भी सिंपली क्या आ रहा है आपका 1/4 पाई Q/r। क्या यही फॉर्मूला था एक पॉइंट चार्ज के लिए, है ना। पॉइंट चार्ज के भी पोटेंशियल का क्या फॉर्मूला था 1/4 पाई Q/r। यानी कि एक स्पेरिकल शेल के कारण पोटेंशियल किस प्रकार से होते हैं, बाहर अगर पॉइंट है तो आप सारा का सारा चार्ज कहां मान सकते हो, एट सेंटर। कहने का क्या मतलब, जैसे मान लीजिए ये आपका स्फीयर हो गया, चार्ज क्यू है, सेंटर से r डिस्टेंस में पोटेंशियल का वही फॉर्मूला होता है जो एक पॉइंट चार्ज का होता है, कितना 1/4 पाई Q/r। इसमें आपको कोई संदेह नहीं होना चाहिए। तो दिस वाज फर्स्ट केस, कहां आउटसाइड, कहां निकाला हमने आउटसाइड द स्पेरिकल शेल। वही होता है जो किसके लिए होता है, एक पॉइंट चार्ज के लिए, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड का भी वही फॉर्मूला था जो पॉइंट चार्ज के लिए होता है, पोटेंशियल का भी वही फॉर्मूला जो पॉइंट चार्ज के लिए होता है। इसमें आपको कोई संदेह नहीं होना चाहिए। ओके डियर स्टूडेंट्स, प्लीज पॉज योर वीडियो एंड नोट दिस डाउन। फिर हम बात करेंगे इनसाइड क्या होगा, है ना। देखिए इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी समझेंगे, बहुत बड़ी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है ना। एक जनरेटर होता था वेंडीग्राफ जनरेटर, अब तो कोर्स में नहीं है, उसमें इसका प्रैक्टिकल यूटिलाइजेशन भी है। देखिए डियर स्टूडेंट्स, बी पार्ट, बी में हम कहां डिस्कस करेंगे, इनसाइड द स्पेरिकल शेल। स्पेरिकल शेल के इनसाइड आपका पोटेंशियल कितना होता है बाहर तो हमने देख लिया। लिसन केयरफुली देखिए, ये मान लीजिए सपोज ये आपका स्पेरिकल शेल है, ये आपका सरफेस का कोई पॉइंट है ना, इस पे चार्ज क्यू है, रेडियस आर है। अच्छा सरफेस का ये पॉइंट मान लिया ए, अच्छा ए पे पोटेंशियल बता सकते हो क्या, हाँ बता सकते हैं। इस पॉइंट का सेंटर से डिस्टेंस कितना है आर, तो वही वाला फॉर्मूला लग जाएगा 1/4 पाई Q/r, है ना। अब मेरे को अंदर किसी पॉइंट का निकालना है, मैंने क्या कंसिडर किया, मान लीजिए पॉइंट बी कंसिडर कर लिया, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने एक चार्ज उठाया Q0, टेस्ट चार्ज जिसको हम बोलते हैं, और मैं उसको लेके गया ए से बी। मैंने टेस्ट चार्ज उठाया Q0 और कहां से कहां लेके गया मैं, ए से बी, बहुत बढ़िया। अब एक बात मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि व्हाट विल बी द वर्क डन, स्मॉल वर्क होगा या फिर व्हाट विल बी द वर्क डन बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, है ना। वर्क डन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। भाई वर्क डन क्या होता है आपका, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट मान लीजिए क्या हुआ आपका dr, है ना। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को हम क्या लिखते थे, Q0 E डॉट dr, है ना। अब एक बात आप सोचिए, अब आपका जो इनसाइड है, देखिए इनसाइड स्पेरिकल शेल, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होता है, जीरो होता है। अब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जीरो है, मतलब वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी क्या हो जाएगा, जीरो। ऑब्वियस सी बात है क्योंकि हमने पढ़ा था इनसाइड द स्पेरिकल शेल इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होता है, जीरो। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी क्या हो गया, जीरो। अब हमने एक बात समझी थी कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स किसके बराबर होता है, माइनस वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक। मैंने कहा था बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। अब वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो जीरो है, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स भी क्या हो गया आपका, जीरो। इसका फॉर्मूला क्या था वर्क डन बाय एक्सटर्नल, हम इसको कैसे लिखते थे, Q0 इंटू में V फाइनल माइनस V इनिशियल इक्वल टू जीरो। अच्छा Q0 तो जीरो नहीं हो सकता, मतलब यहां से हम क्या लिख सकते हैं, V फाइनल इज इक्वल टू V इनिशियल। इनिशियल पॉइंट ए था तो V फाइनल कितना आ जाएगा, इनिशियल पॉइंट ए था, ए पे पोटेंशियल कितना था आपका 1/4 पाई Q/r। मेरा कहने का क्या मतलब है, देखिए मैंने कोई रैंडम पाथ लिया था, कोई आपका जनरल पॉइंट था, और उस जनरल पॉइंट पे पोटेंशियल कितना आया 1/4 पाई Q/r। ये वही पोटेंशियल है जो सरफेस पे भी है। यानी कि कंक्लूजन क्या है कि अंदर किसी भी पॉइंट पे, स्पेरिकल शेल के अंदर अगर कोई भी पॉइंट है, उस पे उतना ही पोटेंशियल होगा जितना कहां पे होता है आपका सरफेस पे, जितना कहां पे होता है आपका सरफेस पे। यानी कि मैं एक बात लिखूं तो r लेस देन इक्वल टू r, उतना ही, मतलब जब डिस्टेंस आपका r से कम है, मतलब पॉइंट कहां लाई करे इनसाइड, तो आपका पोटेंशियल क्या रहेगा, कांस्टेंट 1/4 पाई Q/r। और यही पोटेंशियल कहां पे होता है आपका सरफेस पे। और अगर आप बाहर जाओगे सॉरी, पोटेंशियल कितना होगा 1/4 पाई Q/r, है ना। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी चाहिए कि इनसाइड पॉइंट के लिए क्या होगा और आउटसाइड पॉइंट के लिए क्या होने वाला है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करें डियर स्टूडेंट्स, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। मान लीजिए आप पोटेंशियल वर्सेस आर का ग्राफ ड्रॉ करते हो, तो अंदर तो आपका कांस्टेंट है,
तो कांस्टेंट हो गया, तो ये लाइन आ गई, कहां तक कांस्टेंट है, R इज इक्वल टू कैपिटल R, उसके बाद क्या आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, मतलब V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। अच्छा ये वैल्यू कितनी है आपकी, ये वैल्यू जो देखिए जो कांस्टेंट वैल्यू वो कितनी आपकी 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q बाय R। ओके डियर स्टूडेंट्स। अच्छा आप याद कीजिए जब मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड का यही ग्राफ बनाया था तो मेरा ग्राफ कुछ इस प्रकार से आया था, आपको याद होगा कि ये 0 था और फिर सडनली यहां से स्टार्ट हो जाता है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या था, R स्क्वायर, है ना। यहाँ पे देखिए मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड में डिसकंटिन्यूटी आती है। इलेक्ट्रिक फील्ड डिसकंटिन्यूअस हो सकता है, एकदम से यहां क्या कर गया जंप, बट देखिए क्या पोटेंशियल में डिसकंटिन्यूटी आई क्या, नहीं, पोटेंशियल में किसी प्रकार की कोई डिसकंटिन्यूटी नहीं है। तो आप हमेशा याद रखिए इलेक्ट्रिक फील्ड आपका डिसकंटिन्यूअस हो सकता है, बल्कि होता है जहां कहीं चार्ज आ जाए वहां इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता है, डिसकंटिन्यूअस, बट पोटेंशियल कभी भी डिसकंटिन्यूअस नहीं होता। ये ग्राफ से भी देखिए लगातार ग्राफ चल रहा है, कहीं पे टूटा नहीं है, ब्रेक नहीं है, जैसे यहाँ पे आपका ब्रेक था वैसा यहाँ पे कोई ब्रेक नहीं है। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इज ऑलवेज, क्या होता है, इज ऑलवेज कंटिन्यूअस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमेशा क्या होता है आपका, कंटिन्यूअस, है ना। ओके डियर स्टूडेंट्स, प्लीज पॉज योर वीडियो एंड नोट दिस डाउन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अब हम इस पे कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करने जा रहे हैं, चलिए देखते हैं। देखिए इस कॉन्सेप्ट पे जो एडवांस लेवल प्रॉब्लम्स है वो हम एडवांस के लेक्चर्स में करेंगे। यहाँ पे हम बहुत ही बेसिक्स बातें कर रहे हैं, है ना, जो सबके लिए पढ़ना आवश्यक है, बोर्ड लेवल्स बातें हैं मेनली। देखिए एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए क्या था, एक स्फेरिकल शेल है कैरिंग ए चार्ज Q हैविंग ए रेडियस R, है ना, और सेंटर पे एक चार्ज फिक्स है स्मॉल q। दो चार्ज है, स्फेरिकल शेल है, चार्ज Q, सेंटर पे चार्ज फिक्स है स्मॉल q। मैंने सेंटर से R/2 डिस्टेंस पे एक पॉइंट लिया। यहां पे आपको बहुत ही सिंपल बात पोटेंशियल बताना है। क्या बताना आपको, व्हाट विल बी द पोटेंशियल, पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होने वाली है। चलिए लिसन टू मी वेरी केयरफुली, पोटेंशियल की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, देखिए ध्यानपूर्वक सुनिएगा। अब यहाँ पे क्या है, पोटेंशियल दो चार्जेस के कारण आएगा, एक तो कैपिटल Q के कारण आएगा और एक किसके कारण आएगा, ड्यू टू स्मॉल q। स्केलर क्वांटिटी आप सीधा ऐड कर सकते हो, तो जो पोटेंशियल है एक तो कैपिटल Q के कारण आएगा और एक आएगा स्मॉल q। अब ये कैपिटल Q के इनसाइड लाई कर रहा है, इनसाइड वही पोटेंशियल होता है जितना कि सरफेस पे होता है। सरफेस पे कितना होता है आपका भाई, 1/4 एप्सिलॉन Q बाय R प्लस, अब ये स्मॉल q तो एक पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज के कारण फॉर्मूला लगा दो 1/4 एप्सिलॉन अगेन चार्ज बाय सेपरेशन, सेपरेशन कितना है भाई आपका R/2, तो कॉमन ले लो, कॉमन क्या आएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट R कॉमन आ गया, ये Q बच गया प्लस ये क्या बच गया आपका 2Q। तो इस प्रकार से आप आसानी से पोटेंशियल निकाल सकते हो, बहुत ही सिंपल लेवल का इलस्ट्रेशन है। चलिए डियर स्टूडेंट्स अपनी वीडियो को पॉज कीजिए एंड नोट दिस डाउन, आई एम गोइंग टू टेक द नेक्स्ट इलस्ट्रेशन। देखिए अब आपको थोड़ा समझना जरूरी है। देखिए मैंने इस प्रकार के सवाल डीपीपी में भी डाले। सवाल क्या कहते हैं, जैसे मान लीजिए 3 कंसेंट्रिक स्फेरिकल शेल्स है, क्या आपके पास 3 कंसेंट्रिक स्फेरिकल शेल्स है ना। मान लीजिए इसकी रेडियस A है, सपोज इस वाले की रेडियस B है और बाहर वाले की रेडियस क्या आपकी C। आपको गिवन क्या था कि हर एक की सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है, मतलब यहां सिग्मा, अब मुश्किल बनाने के लिए मैं यहां माइनस सिग्मा ले रहा हूं और यहां क्या आपकी प्लस सिग्मा। सरफेस चार्ज डेंसिटीज है, ध्यानपूर्वक क्वेश्चन सुनना है, कौन सी चार्ज डेंसिटीज है, आपकी सरफेस चार्ज डेंसिटीज, यहां सिग्मा, यहां माइनस सिग्मा, यहां सिग्मा, है ना। अब मेरे पास देखिए 4 रीजन है, एक रीजन तो जो ये ए के अंदर है, पहला पॉइंट ये है R, है ना, दूसरा पॉइंट मेरा यहां लाई कर रहा है, तीसरा पॉइंट मेरा यहां लाई कर रहा है। 3 रीजन है, एक ये 2 ये 3 और एक चौथा रीजन क्या हो गया, बाहर हो गया। आपको हर एक रीजन में पोटेंशियल बताना है कितना होगा। कहने का क्या मतलब, जब आपका R लेस देन इक्वल टू ए तो आपको बताना है पोटेंशियल कितना होगा, लेस देन इक्वल टू ए मतलब ए के अंदर लाई कर रहा है। फिर ये आ जाओ, ये पॉइंट कहां से कहां लाई कर रहा है, ए से बी के बीच में, फिर आपका ए से बी के बीच में कितना पोटेंशियल होगा आपको वो बताना है ना।
फिर यहाँ पे आ जाओ आप, ये पॉइंट कहां से कहां लाई करें, बी से सी के बीच में। तो जब आपका आर बी से सी के बीच में होगा तो कितना पोटेंशियल होगा, और जब बाहर आ जाएगा मतलब आर ग्रेटर देन सी होगा तो कितना पोटेंशियल होगा, ये आपको बताना है। सीबीएसई बोर्ड में अक्सर ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं, जेईई मेंस में तो काफी बार आते ही आते हैं। तो देखिए ध्यानपूर्वक सोचने की जरूरत है। चार्ज नहीं गिवन, पहली बात क्या, आपको डेंसिटीज गिवन है, सिग्मा गिवन है, माइनस सिग्मा गिवन है, एंड देन प्लस सिग्मा आपको गिवन है। चलिए इसको सोल्व करते हैं, ध्यानपूर्वक देखिए। पहला काम, मेरे को चार्ज के फॉर्म में फॉर्मूला याद है, तो मैं क्यू निकाल लेता हूं। क्या निकाल लेता हूं मैं, क्यू। तो देखिए यहां पे मैंने मान लिया कि सपोज Q1 चार्ज है, यहाँ पे Q2 और यहाँ पे क्या है Q3। अब सिग्मा क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया। सिग्मा का हम जानते हैं ना, सिग्मा क्या होता था आपका, सिग्मा क्या होता था आपका, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, चार्ज किसके बराबर आ जाएगा, सिग्मा इंटू एरिया, है ना। तो यहाँ पे चार्ज हो गया Q1। अच्छा भाई ये Q1 कितना आएगा, Q1 आएगा आपका सिग्मा इंटू एरिया। इस स्फीयर की रेडियस a है तो एरिया कितना हो गया आपका 4 पाई a स्क्वायर, है ना। सिमिलरली आप Q2 निकालिए, माइनस में आएगा, ऑब्वियस सी बात है क्योंकि नेगेटिव है, तो माइनस सिग्मा और एरिया कितना है 4 पाई b स्क्वायर। Q3 निकालिए, कितना आएगा सिग्मा और एरिया कितना आपका 4 पाई c स्क्वायर। तो इस प्रकार से मैंने क्या निकाल लिए, चार्ज। अब मैं अपना पहला केस कंसीडर कर रहा हूं, r इज लेस देन इक्वल टू a। देखिए कहीं भी आपका पॉइंट है, तीन चार्ज के कारण पोटेंशियल आएगा, Q1 के कारण आएगा, Q2 और Q3। तो जो पोटेंशियल है Q1 के कारण आएगा, ध्यान से सुनिए, Q2 के कारण आएगा, और साथ में किसके कारण आएगा, ड्यू टू Q3, है ना। देखिए भाई अब Q1 के कारण कितना, भाई देखिए Q1 के तो इनसाइड लाई कर रहा है, इनसाइड लाई करता है तो उतना ही होता है जितना कि सरफेस पे होगा, है ना। Q2 के भी इनसाइड लाई कर रहा है तो उतना ही होगा जितना सरफेस पे होता है। Q3 के भी इनसाइड लाई कर रहे हैं तो उतना ही होगा जितना सरफेस पे होता है। तो इसके कारण कितना आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1। हाँ भाई Q1 कितना है, सिग्मा 4 पाई a स्क्वायर बाय आर लिखते हैं ना, सरफेस पे जितना होगा उतना ही है। तो इसकी रेडियस कितनी है आपकी डियर स्टूडेंट्स, a। ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि इसके अंदर लाई कर रहे उतना ही पोटेंशियल होगा जितना सरफेस पे होता है। सिमिलरली ये निकालिए आप, ये कितना आएगा, अगेन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बट माइनस सिग्मा इंटू 4 पाई b स्क्वायर, सरफेस वाला ही होगा तो डिवाइडेड बाय b, है ना। Q3 ये भी निकाल लीजिए, सेम आएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा इंटू में 4 पाई c स्क्वायर बाय c। चलिए सोल्व कर लेते हैं। यहाँ एक a से एक a कैंसिल, एक b से एक b कैंसिल, एक c से एक c कैंसिल। अच्छा 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल और 4 पाई से 4 पाई कैंसिल। तो मेरे हिसाब से कॉमन ले लिया मैंने, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से आ गया a, यहाँ से आ गया माइनस b, और यहाँ से क्या आ गया c। कितना आसान सा आंसर आ रहा है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट a माइनस b प्लस c। तो ये आपका पहला केस है, जब आपका r क्या हो, आपका लेस देन इक्वल टू a, तो आपका पोटेंशियल इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, प्लीज पॉज योर वीडियो एंड नोट दिस डाउन। अब हम रेस्ट ऑफ द केस भी डिस्कस करने जा रहे हैं, डेट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए सेकेंड पार्ट क्या कहते हैं, सेकेंड पार्ट में क्या है कि ए से बी के बीच में ये वाला पॉइंट आ गया, ए से बी के बीच में, है ना। तो अब मेरे को पोटेंशियल निकालना है, चलिए निकालते हैं। Q1 के तो बाहर चला गया, अब बाहर चला गया तो फॉर्मूला क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज है सिग्मा इंटू में 4 पाई a स्क्वायर बाय सेपरेशन, जितना सेपरेशन उतना लिखना पड़ेगा, बाहर चला गया तो, है ना। अब Q2 के अंदर है, अंदर है तो उतना ही होगा जितना सरफेस पे होता है, सरफेस पे कितना होता है अभी निकाला था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा इंटू में 4 पाई b स्क्वायर बाय b, है ना। अब ये Q3 के भी इनसाइड है तो उतना ही होगा जितना सरफेस पे अभी निकाला था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा इंटू में 4 पाई c स्क्वायर बाय c, है ना। चलिए सोल्व करते हैं। तो देखिए 4 पाई कैंसिल, 4 पाई कैंसिल, 4 पाई कैंसिल, है ना। एक b ने एक b को मारा, एक c ने एक c को मारा। अगेन सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट मैंने कॉमन लिया, बट अब क्या आ गया आपका a स्क्वायर बाय r, यहाँ आया माइनस b और प्लस c। तो दिस विल बी द पोटेंशियल इन सेकेंड रीजन, जब a क्या होगा आपका, मतलब सॉरी r क्या होगा, a से बड़ा और b से छोटा। आप इजीली सोल्व कर सकते हैं। चलिए और आगे देखते हैं, थर्ड केस की तरफ बढ़ते हैं। आप नोट करते रहिए, मैं इरेज करूंगा क्योंकि जगह की लिमिटेशन अपने पास थोड़ी सी। चलिए थर्ड केस के लिए देखिए, थर्ड केस b से बड़ा और c से छोटा, मतलब यहां पे आ गया, ये वाला थर्ड केस है ना। तो देखिए पोटेंशियल निकालते हैं, कैसे निकालेंगे। अब देखिए Q1 के तो बाहर लाई कर रहे हैं, बाहर लाई कर रहे हैं तो फॉर्मूला क्या है,
1/4πε चार्ज है सिग्मा 4πa² बाहर लाई कर रहे हैं डिवाइड बाय आर। अच्छा Q2 के भी बाहर लाई कर रहे हैं तो क्या आएगा -1/4πε सिग्मा 4πb²/r। बट अभी भी Q3 के इनसाइड लाई कर रहा है, इनसाइड उतना ही पोटेंशियल होता है जितना सरफेस पे होता है, तो 1/4πε सिग्मा 4πc²/c सरफेस पे इतना ही होता आपका, है ना। अब वही है, सेम प्रोसेस है, 4π कैंसिल, 4π कैंसिल, 4π एक सी कैंसिल, कॉमन ले लिया डियर स्टूडेंट्स मैंने, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, क्या बचा आपका a²/r माइनस b²/r प्लस c। तो दिस विल बी द पोटेंशियल इन थर्ड रीजन जब आपका r b से ज्यादा होगा और c से क्या होने वाला है, कम। और लास्ट r ग्रेटर देन c आप खुद कर सकते हैं, मैं आप पे छोड़ रहा हूं, सबके बाहर लाई कर रहे हैं तो यहां भी क्या आएगा अगेन c²/r, और कोई डिफरेंस आने वाला नहीं है, वो आप इजीली कर सकते हो, उसमें कोई समस्या नहीं है। ओके डियर स्टूडेंट्स, प्लीज पॉज योर वीडियो एंड नोट दिस डाउन। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, मैं आपके सामने एक नेक्स्ट प्रॉब्लम लेके आ रहा हूं, डेट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी है ना। वैसे पहले है ना सिलेबस में एक डिवाइस होता था अपनी है वेन डी ग्राफ जनरेटर। क्या होता था वेन डी ग्राफ, ये एक ऐसा जनरेटर था जो बहुत हाई पोटेंशियल प्रोड्यूस करता था, है ना। कई बार हमारे पास एक्सपेरिमेंट्स ऐसे होते हैं कि हमने पोटेंशियल बहुत ज्यादा चाहिए, नियरली 10⁻6 वोल्ट्स, कितना चाहिए, नियरली 10⁻6 वोल्ट्स, वो हम जनरली इजी नहीं है ये जनरेट कर पाना। इसके लिए एक स्पेशल टाइप का जनरेटर आता था जिसको हमने क्या बोला था, वेन डी ग्राफ जनरेटर। तो वहां पे हम इतना पोटेंशियल प्रोड्यूस कर सकते हैं, बट उसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या था वो कुछ मैं आपको जो भी कॉन्सेप्ट था यहाँ पे समझाने वाला हूं, तो लिसन टू मी वेरी केयरफुली। देखिए उसका जो प्रिंसिपल था वही क्वेश्चन है यहाँ पे। जैसे मान लीजिए क्या है, यहाँ पे दो कंसेंट्रिक सेल्स है ना, इस पे चार्ज है Q और इस पे चार्ज है कैपिटल Q। बहुत बढ़िया, ये नहीं मालूम कि स्मॉल Q बड़ा है कैपिटल Q, कोई भी बड़ा हो सकता है कोई भी छोटा हो सकता है, इसमें कोई कहानी नहीं है ना। इसकी रेडियस मान लीजिए सपोज R1 है और इसकी रेडियस क्या आपकी R2। मैंने आपसे दो चीजें पूछी, सबसे पहले इसके सरफेस पे पोटेंशियल बताओ और फिर इसके सरफेस पे पोटेंशियल बताओ, है ना। बताओ आपको इसके सरफेस पे पोटेंशियल बताना और इसके सरफेस पे भी पोटेंशियल बताना है। तो देखिए इसके सरफेस में मैंने बोल दिया V1 और ये V2, V1 निकाल। अब इसके सरफेस पे निकालना है तो अंदर वाले के लिए तो पॉइंट सरफेस पे आ गया, तो 1/4πε0 Q/R1। पर बाहर वाले चार्ज के लिए तो ये पॉइंट कहां लाई कर रहा है, इनसाइड। इनसाइड उतना ही पोटेंशियल होता है जितना कि सरफेस पे होने वाला है, सरफेस पे ये फॉर्मूला होता है ना। अब V2 निकालो। अब V2 ये वाला जो सरफेस है, ये वाला जो भी पॉइंट है अंदर वाले के लिए तो बाहर आ गया, बाहर आएगा तो फॉर्मूला 1/4πε और Q बाय सेपरेशन। अब सेपरेशन कितना है डियर स्टूडेंट्स इसका R2, है ना। बट बाहर वाले के तो सरफेस पे ही है, तो सरफेस पे कितना होता है 1/4πε Q/R2, है ना। अब देखिए अगर मैं आपको बोलूं, मान लीजिए आप निकालिए V2 माइनस V1, क्या निकालिए आप V2 माइनस V1, इसमें से इसको घटाइए, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो ये और ये क्या हो जाएगा कैंसिल, और यहाँ पे Q/4πε कॉमन आ जाएगा, क्या बच गया 1/R2 माइनस 1/R1, क्या बच गया 1/R2 माइनस 1/R1। तो ये आपका एक्सप्रेशन आ रहा है डियर स्टूडेंट्स V2 माइनस V1। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहा हूं कि ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव आएगा नेगेटिव, या फिर हम कन्वीनियंस के लिए V1 माइनस V2 निकालो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जस्ट यहाँ क्या आ जाएगा R1 और ये क्या आ जाएगा R2, है ना। अब देखिए ये सब तो कांस्टेंट है, पॉजिटिव है, कोई समस्या हमें उसमें नहीं है, इनकी मेन बात है ना। अब देखिए R1 आपका छोटा है, R1 छोटा है, डिनोमिनेटर छोटा है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी बड़ी, ये वैल्यू बड़ी हो गई, तो मतलब V1 माइनस V2 हमेशा क्या आने वाला आपका पॉजिटिव, पॉजिटिव आएगा, इसका मतलब V1 इज ग्रेटर देन V2, क्या आपका V1 इज ग्रेटर देन V2, मतलब अंदर वाले का पोटेंशियल हमेशा ज्यादा होगा एज कंपेयर टू बाहर वाले का पोटेंशियल। इस बात पे डिपेंड ही नहीं कर रहा बाहर कितना चार्ज है, लिसन, क्या इस बात पे डिपेंड कर रहा है बाहर कितना चार्ज है, नहीं डिपेंड ही नहीं कर रहा, कैपिटल की तो वैसे ही कैंसिल हो गया, तो इस बात पे डिपेंड ही नहीं करता, एंड डज नॉट डिपेंड चार्ज ऑन आउटसाइड सरफेस। बाहर वाले सरफेस को कितना ही चार्ज देते जाओ देते जाओ देते जाओ देते जाओ, अंदर वाले का पोटेंशियल हमेशा क्या रहने वाला है, ज्यादा रहने वाला है। अब आप एक बात याद रखिए कि
आपका जो पॉजिटिव चार्ज है ना वो हमेशा कहां से कहां जाएगा, हाइयर से लोअर। ये बात भी प्रूव कर देता हूं। पॉजिटिव चार्ज, देखिए पॉजिटिव चार्ज का मोशन क्या होगा, हमेशा हाइयर से लोअर। ऑब्वियस है, हाइयर को हम पॉजिटिव से लिखते हैं, लोअर पोटेंशियल को नेगेटिव से लिखेंगे, तो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव की तरफ क्या होने वाला है, अट्रैक्ट होने वाला है। फिर भी मैं प्रूव कर देता हूं कि पॉजिटिव चार्ज हमेशा कहां से कहां जाएगा, हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। मान लीजिए ये डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड की, किसकी डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड। मैंने आपको एक बात बताई थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल हमेशा घटेगा। घटेगा तो मतलब ये मान लीजिए V1 है, ये V2, घटेगा तो ये हाइयर हो गया और ये क्या हो गया आपका, लोअर। अब मान लीजिए कोई भी पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे प्लस Q, किधर की तरफ जाएगा, अरे पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगेगा अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, इधर की तरफ जाएगा, तो इधर की तरफ जाएगा मतलब कहां से कहां जा रहा है, हाइयर से लोअर। तो याद रखिए जो आपका पॉजिटिव चार्ज है वो हमेशा कहां से कहां जाता है, हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। नेगेटिव उल्टा है, कहां से कहां जाते हैं, लोअर से हाइयर। हाइयर को पॉजिटिव मान के चलते हैं जनरली और लोअर को नेगेटिव, है ना। अब देखिए हुआ क्या, अगर मान लीजिए मैं इन दोनों को एक वायर से कनेक्ट कर दूं, क्या कनेक्ट कर दूं, वायर से। वायर से कनेक्ट कर दूंगा तो चार्ज फ्लो कर सकता है, क्या फ्लो कर सकता है, आपका चार्ज। अब अंदर वाला हमेशा हाइयर पोटेंशियल पे है और बाहर वाला लोअर पे, तो चार्ज कहां से कहां जाएगा, हाइयर से लोअर। मतलब अंदर से कहां जाएगा, बाहर। कब तक जाता रहेगा, हमेशा जाता रहेगा तब जब तक अंदर चार्ज जीरो ना हो जाए। क्यों, क्योंकि बाहर वाले में कितना ही चार्ज हो जाए, अंदर वाले का पोटेंशियल क्या रहना, हमेशा ज्यादा। हाँ, वो जीरो हो जाएगा जब क्यू क्या हो जाएगा आपका, जीरो, वो एक अलग बात है। तो क्या होगा कि अगर मैंने इन दोनों को वायर से कनेक्ट कर दिया तो अंदर वाले का सारा चार्ज बाहर चला जाएगा। क्यों, क्योंकि अंदर वाले का पोटेंशियल ज्यादा है, बाहर वाले का कम, और चार्ज कहां से कहां जाता है, हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर हम वायर से कनेक्ट करते हैं तो अंदर का सारा चार्ज कहां चला जाएगा, बाहर। यही कॉन्सेप्ट वेन डी ग्राफ ने यूज किया था और उसे बहुत हाई पोटेंशियल जनरेट कर लिया। तो क्यों, क्योंकि जितना अंदर चार्ज देते जाओगे सारा कहां जाता जाएगा, ऑटोमेटिकली बाहर जाता जाएगा। इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। तो ये मेन पॉइंट है कि अगर आपका दो कंसेंट्रिक स्फीयर आपने वायर से ज्वाइन कर दिया तो अंदर वाले का सारा चार्ज कहां चला जाएगा, बाहर। क्यों, क्योंकि अंदर वाले का पोटेंशियल कम और क्योंकि अंदर वाले का पोटेंशियल ज्यादा है और बाहर वाले का पोटेंशियल क्या आपका, कम। तो ये बात आपको सदैव याद रहनी चाहिए। ओके डियर स्टूडेंट्स, प्लीज पॉज योर वीडियो एंड नोट दिस डाउन। चलिए नेक्स्ट अब हम पढ़ने जा रहे हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक वो क्या आपका डियर स्टूडेंट्स, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। लिसन केयरफुली, देखिए बहुत आसान है, थ्योरेटिकल है पूरा, कोई खास बात है नहीं इसमें। देखिए बट कुछ बातें आपको मालूम होनी चाहिए। देखिए इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, क्या है डियर स्टूडेंट्स हमारे पास, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। लिसन टू मी वेरी केयरफुली। ये मैंने डेफिनेशन बता दी थी कि जिस सरफेस के हर एक पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो उस सरफेस को हम क्या बोलते हैं, अपना इक्विपोटेंशियल सरफेस, है ना। अब मैं इसकी कुछ प्रॉपर्टीज की बात कर रहा हूं। पहली इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या आपकी, फर्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, है ना। देखिए मान लीजिए कोई भी इक्विपोटेंशियल सरफेस है, कैसा सरफेस आपका, इक्वी पोटेंशियल सरफेस, ठीक है। मैंने एक पॉइंट ये लिया और इसके एडजेसेंट देखिए बहुत स्मॉल दूरी पर है, dr डिस्टेंस पर है। मैंने ज्यादा दिखाया ताकि आप समझ सके। मैंने यहां से यहां क्यू नॉट चार्ज मूव करवाया जैसा मैंने स्फीयर में करवाया था, है ना। तो मैं पूछना चाह रहा हूं इस काम में एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन कितना होगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, है ना। फॉर्मूला क्या होता है हमें मालूम है, तो हम क्या लिखते हैं, क्यू नॉट इंटू में वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, है ना। अब देखिए इक्विपोटेंशियल सरफेस है, मान लीजिए अगर यहाँ का पोटेंशियल भी है तो यहाँ का पोटेंशियल भी कितना होगा, वी। तो हम क्या लिख सकते हैं, क्यू नॉट फाइनल भी वी है, इनिशियल भी वी है, तो कितना आ गया आपका वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, जीरो। तो पहली इंपॉर्टेंट बात, इक्विपोटेंशियल सरफेस के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट ले जाने में किसी प्रकार का कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा। नो वर्क इज डन इन टेकिंग चार्ज from one point to another point on equipotential surface. From one point to another point on equipotential
सरफेस, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस के हम चार्ज लेके गए तो आपका जो वर्क डन है वो हमेशा कितना आने वाला, आपका 0 आने वाला है। सॉरी। अच्छा, इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन, एक्सटर्नल एजेंट का 0 तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का भी वर्क डन क्या होगा, 0। अच्छा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वर्क डन क्या होता था, एफ ई डॉट डी आर, पहले ही बताया 0। इसका फॉर्मूला क्या है, क्यू नोट ई डॉट डी आर इक्वल टू 0। यानी कि यहां से क्या लिख सकते हैं, ई डॉट डी आर क्या हो गया आपका, 0। देखिए, दो क्वांटिटीज का डॉट प्रोडक्ट 0 कब होता है, या तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, जो कि यहां नहीं है, मैं मान के चल रहा हूं, है ना। अब दो क्वांटिटीज का डॉट प्रोडक्ट 0 कब होता है, जब वो दोनों आपस में क्या हो, परपेंडिकुलर। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी है कि अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, हमेशा 0। तो अगर इनका डॉट प्रोडक्ट 0 मतलब ई वेक्टर और डी आर वेक्टर दोनों क्या होने चाहिए, एक दूसरे के परपेंडिकुलर। यानी कि डी आर के परपेंडिकुलर होना चाहिए कौन सा, आपका ई वेक्टर। कहने का क्या मतलब है, इक्विपोटेंशियल सरफेस के हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, परपेंडिकुलर। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। जैसे ये आपका क्या होगा, परपेंडिकुलर, यहां देखो तो क्या होगा आपका परपेंडिकुलर, यहां देखो तो ये क्या होगा आपका परपेंडिकुलर। तो जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो ये दूसरी बात भी हम इसमें लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्या होगा आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस, है ना। तो ये आपकी पहली प्रॉपर्टी होगी, एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। अच्छा, क्या दो इक्विपोटेंशियल सरफेस इंटरसेक्ट कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए सपोज, मान लीजिए एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, एक ही, क्या ये इंटरसेक्ट कर पाना पॉसिबल है, नहीं है, क्योंकि दो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी। देखो, अगर मैं ये सरफेस मानूं तो इसके परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड ये आएगा, और अगर ये सरफेस मानूं तो इसके परपेंडिकुलर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ये आएगा। यानी इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन हो गई। क्या ये पॉसिबल है, नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो दो इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इंटरसेक्शन पे इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन हो जाएगी, जो कि कभी भी पॉसिबल नहीं है। जिस प्रकार से दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट नहीं कर सकती ना, वैसे आपके दो इक्विपोटेंशियल सरफेस भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की दो पॉसिबल डायरेक्शन हो जाएगी। और तीसरा एक और महत्वपूर्ण पॉइंट देखिए, देखिए डियर स्टूडेंट, थर्ड पॉइंट देखिए, हमने एक रिलेशन पढ़ा था, ई किसके बराबर है, माइनस डीवी बाई डी आर, थीटा 0 मान लिया, है ना। ये डीवी मतलब ई क्या आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी आर। कहने का क्या मतलब, जिन रीजन्स में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस का सेपरेशन क्या होगा, कम। ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा तो ये वैल्यू क्या होगी, कम, और इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा तो ये वैल्यू क्या होगी, ज्यादा। मतलब अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्गर है, स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रिक फील्ड, स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है, ज्यादा, इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा तो डी आर क्या हो जाएगा, कम। इसका मतलब क्या है कि सेपरेशन बिटवीन इक्विपोटेंशियल सरफेसेस इज लेस, सेपरेशन बिटवीन इक्विपोटेंशियल सरफेसेस इज लेस। और वाइस वर्सा भी लिख सकते हो, अगर आपका वीकर इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ तो सेपरेशन क्या होगा आपका, ज्यादा। मतलब ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड तो इक्विपोटेंशियल सरफेस पास पास में आ जाएंगे, कम इलेक्ट्रिक फील्ड तो इक्विपोटेंशियल सरफेस कहां चले जाएंगे, दूर दूर चले जाएंगे। अब हम पढ़ने जा रहे हैं पैटर्न ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस फॉर वेरियस अरेंजमेंट। क्या आपके वेरियस अरेंजमेंट्स, एग्जांपल देखते हैं। देखिए, मैंने एक पॉइंट चार्ज के लिए आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस बताए थे, कैसे होते हैं आपके कंसेंट्रिक स्फीयर्स, कैसे होते हैं आपके कंसेंट्रिक स्फीयर्स। तो देखिए क्या होता है कि अगर आपके पास एक पॉइंट चार्ज है, देखिए पॉइंट चार्ज के पास में इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, और जैसे दूर जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, कम। अब पास में इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है तो इक्विपोटेंशियल सरफेस भी के बीच में सेपरेशन क्या होगा, कम। तो ऐसे बनेंगे कंसेंट्रिक स्फीयर तो है, बट उनके बीच में यहाँ पे सेपरेशन क्या है, कम। और जैसे दूर जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड कमजोर होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है ना, कमजोर होगा तो इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच में सेपरेशन बढ़ेगा। तो ये कमजोर होगा तो इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच में सेपरेशन बढ़ेगा, लगातार बढ़ता ही जाएगा, उसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। पहले सेपरेशन कम, फिर उससे ज्यादा, और फिर उससे ज्यादा, और फिर उससे भी
ज्यादा, तो जैसे दूर जाएंगे आपका सेपरेशन क्या होने वाला है, इंक्रीज होने वाला है। अच्छा मान लीजिए सेकंड आपका, मान लीजिए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म का मतलब हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आपका कांस्टेंट। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है मान लीजिए कौन सी डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन। कौन सी डायरेक्शन है, जेड। मान लीजिए ये जेड एक्सिस है, तो ये इधर की तरफ आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है अलोंग द जेड एक्सिस। इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो हम प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस के क्या रहता है, परपेंडिकुलर। अब ये जेड में है तो इसके परपेंडिकुलर सरफेस कौन सा आएगा, परपेंडिकुलर सरफेस ऑब्वियसली कौन से प्लेन में लाई करेगा, एक्स वाई प्लेन। इमेजिंग करने की बात है, अगर ऐसे सरफेस होगा तो ही तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसके परपेंडिकुलर होगा ना। तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है वो कौन से होंगे आपके, वो होंगे डियर स्टूडेंट्स एक्स वाई प्लेन। कौन से प्लेन होंगे आपके, एक्स वाई प्लेन। तो ये आपके क्या होंगे, एक्स वाई प्लेन। अब यूनिफॉर्म में मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो बहुत ऑब्वियस ये बात है, इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच में सेपरेशन भी क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। कांस्टेंट का क्या मतलब, अगर मान लीजिए सपोज ये सेपरेशन D1 है और ये सेपरेशन D2 है, तो हम एक बात लिख सकते हैं कि क्या होना चाहिए, D1 मस्ट बी इक्वल टू D2। इसमें आपको कोई संदेह नहीं होना चाहिए, है ना। तो ये आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जेड डायरेक्शन में है तो एक्स वाई प्लेन आपके इक्विपोटेंशियल सरफेस होंगे, उनके बीच में सेपरेशन क्या रहने वाला आपका, सेम रहने वाला है। ओके डियर स्टूडेंट्स, प्लीज पॉज योर वीडियो एंड नोट दिस डाउन। आई एम गोइंग टू टेक नेक्स्ट एग्जांपल। देखिए अगर मान लीजिए यही आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है जेड डायरेक्शन में बट कंटिन्यूअसली इंक्रीज कर रहा है, जेड डायरेक्शन के अलोंग इंक्रीज कर रहा है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है आपके पास, इलेक्ट्रिक फील्ड है कौन सी डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में। और जेड डायरेक्शन के अलोंग ये क्या कर रहा है आपका, कंटिन्यूअसली इंक्रीज कर रहा है। जैसे जैसे आप जेड में जा रहे हो ये कंटिन्यूअसली क्या कर रहा है आपका, इंक्रीज कर रहा है। तो देखिए कैसा होगा, तो फिर से आपका क्या इलेक्ट्रिक फील्ड जेड में है, मैं एक ही लाइन बना रहा हूं आप समझ जाएंगे, बट इलेक्ट्रिक फील्ड जेड डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज हो तो इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच में सेपरेशन क्या होगा, कम। यही देखा था, अगर स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है तो सेपरेशन क्या हो जाएगा आपका, कम हो जाएगा। तो सेपरेशन कम होता जाएगा तो मान लीजिए एक इक्विपोटेंशियल सरफेस आपका ये बन गया, दूसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस मान लीजिए आपका ये बन गया, तीसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस मान लीजिए आपका ये बन गया, और चौथा इक्विपोटेंशियल सरफेस मान लीजिए ये बन गया। तो सपोज मान लीजिए ये सेपरेशन आपका D1, ये सेपरेशन है मान लीजिए आपका D2, और ये सेपरेशन है मान लीजिए D3। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है तो सेपरेशन क्या होगा आपका, डिक्रीज। डिक्रीज होगा तो मतलब क्या लिख सकते हैं, D1 ज्यादा होगा, फिर D2 कम होगा, और D3 क्या होगा, सबसे कम। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, एनसीईआरटी सवाल है, कई बार प्रीवियस ईयर सीबीएसई बोर्ड ने भी पूछा है बहुत बार कि अगर आपका जेड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज करेगा, एक्स वाई प्लेन इक्विपोटेंशियल सरफेस होंगे बशर्ते उनके बीच में सेपरेशन घटता जाएगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, प्लीज पॉज योर वीडियो एंड नोट दिस डाउन। अब हम बात करें डायपोल के लिए, किसके लिए बात करें, डायपोल के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे होने वाले हैं। लिसन केयरफुली, देखिए तो मान लीजिए सपोज एक ये चार्ज है प्लस क्यू और एक ये चार्ज है माइनस क्यू। अगर आपको याद हो, एक तो आपकी इक्विटोरियल लाइन थी, इक्विटोरियल लाइन पे हर जगह पोटेंशियल क्या होता था, जीरो। अब हर जगह पोटेंशियल जीरो है तो मतलब आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस बन गया, भाई पोटेंशियल सेम होना चाहिए, जीरो है वो भी सेम ही है, तो आपका वो क्या बन गया, इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो एक इक्विपोटेंशियल सरफेस तो क्या बन जाता है इनकी, इक्विटोरियल लाइन, क्योंकि इसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होता है आपका, जीरो, है ना। ये वाला सरफेस, इस प्रकार से जो सरफेस जाता है वो क्या बन जाता है आपका, इक्विपोटेंशियल सरफेस, है ना। और भी बहुत सारे होते हैं, ये नहीं कि केवल एक ही है, और भी बहुत सारे इक्विपोटेंशियल सरफेस हो सकते हैं, बट मैं यहाँ पे आपका एक पॉइंट की तरफ ध्यान लगवाऊंगा। देखिए सपोज मैंने एक पॉइंट यहां कंसीडर किया और एक पॉइंट यहां कंसीडर किया है ना, डिस्टेंस लगभग सेम है, मतलब दोनों पास पास में डिस्टेंस लगभग सेम है, क्योंकि शॉर्ट डायपोल है, खास फर्क नहीं है दोनों के बीच में सेपरेशन का। कहां इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, क्या पूछा मैंने, कहां इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा। तो देखिए इस पॉइंट पे प्लस के कारण कहां होगा, अवे हमने समझ रखा है प्लस के कारण कहां होता है, अवे, और नेगेटिव के कारण कहां होता है, टुवर्ड्स द चार्ज। ये नेगेटिव क्यों है, शायद दिख नहीं रहा होगा ढंग से, है ना। पॉजिटिव के कारण अवे और नेगेटिव के कारण टुवर्ड्स द चार्ज, मतलब दोनों के फील्ड क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं, ठीक है। इधर देखिए प्लस के कारण कहां होगा, अवे, नेगेटिव के कारण टुवर्ड्स द चार्ज, दोनों फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में हो रहे हैं, मतलब सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट मतलब वैल्यू क्या होगी, कम। यानी समझने की बात क्या है कि यहां इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कम,
मतलब इस रीजन में इधर की तरफ अगर मैं बात करूं, इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कम, और राइट की तरफ आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ज्यादा। अब यहां इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा तो सेपरेशन क्या होगा, कम, और यहां इलेक्ट्रिक फील्ड कम है तो सेपरेशन क्या होगा, ज्यादा। डायग्राम में इस बात का आपको याद रखना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा तो इधर सेपरेशन कम, तो कुछ इस प्रकार से बनते हैं, इधर वाला सेपरेशन कम, उधर वाला ज्यादा। ये मेन आपको ध्यान रखना है ना। मैं और नहीं बना रहा हूं, बना कितने भी सकते हैं, एक मैं यहां बना के छोड़ दे रहा हूं, ये बड़ा सर्कल बनेगा, कहीं कंप्लीट हो जाएगा वैसे। ठीक है, सेम काम यहाँ पे है ना। अंदर की तरफ आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ज्यादा, बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, कम। तो अंदर उनके बीच में सेपरेशन कम और बाहर ज्यादा। बस डायग्राम बनाते वक्त केवल एक बात का ही ध्यान रखना है, जो मैंने कहा, यहां सेपरेशन कम, यहां ज्यादा, यहां सेपरेशन कम, बाहर ज्यादा। ये दिखना चाहिए भैया एग्जामिनर को, नहीं तो आपके नंबर्स डिडक्ट किए जा सकते हैं। मैं और ज्यादा नहीं बना रहा, वैसे आप कितने ही बना सकते हो, उसमें कोई दो राय नहीं है। एक लास्ट बना के छोड़ देता हूँ, और ये जरूर दिखाना भाई v इज इक्वल टू 0। अगर डायपोल के इक्विपोटेंशियल सरफेस पूछ रहे तो ये दिखाना जरूरी है, क्योंकि सबसे मेन यही है जो क्लैरिटी के साथ सबको समझ में आना चाहिए। तो ये आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस का पैटर्न होगा, किसके कारण, ड्यू टू ए डायपोल। चलिए डियर स्टूडेंट्स, अपनी वीडियो को पॉज कीजिए, ये नोट कर लीजिए। आई एम गोइंग टू टेक नेक्स्ट एग्जांपल। देखिए, ये डियर स्टूडेंट्स सीबीएसई बोर्ड में काफी बार पूछे गए, इवन हरियाणा बोर्ड में बहुत बार पूछे जाते रहे हैं। ड्रॉ द पैटर्न ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। चलिए भाई नेक्स्ट एग्जांपल। अगर आपके सेम चार्जेस, डायपोल में तो अपोजिट चार्जेस है, मान लीजिए एक प्लस क्यू ये है और दूसरा प्लस क्यू ये है, इनका पैटर्न ड्रॉ करना है। ठीक है, अब यहां उल्टा हो जाएगा। देखिए, वहां अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा था, अगर मैंने एक पॉइंट ये कंसीडर किया, एक पॉइंट ये, इस प्लस के कारण यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड अवे, इस प्लस के कारण भी यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड अवे, दोनों जुड़ रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ज्यादा। यहाँ देखो, इस प्लस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड अवे, इस प्लस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड अवे, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, कम। आपको ये याद रखना है कि यहाँ पे सेपरेशन ज्यादा होना चाहिए इस बार, और इधर की तरफ सेपरेशन क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो पैटर्न कुछ इसी प्रकार से आ जाएगा। दिस विल बी द पैटर्न। इधर की तरफ सेपरेशन कम और इधर की तरफ क्या होना चाहिए, ज्यादा। सेम यहाँ इधर की तरफ सेपरेशन कम और उधर की तरफ क्या होना चाहिए, ज्यादा। तो दिस विल बी द पैटर्न। और भी बहुत सारे बनेंगे, प्रैक्टिकल है। एक ये मान लीजिए इस प्रकार के बनेंगे सरफेस, फिर याद रखना कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। तो ये आपके इक्विपोटेंशियल सरफेस का पैटर्न हो गया, किसके कारण, ड्यू टू, ये टच करेंगे डियर स्टूडेंट्स, इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, टच जरूर कर सकते हैं। तो ये आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस का पैटर्न हो गया। अगर आपके पास दो सेम टाइप के चार्जेस दिए जाए तो आपको ये नोट कर लेना है। अब एनसीईआरटी में एक सवाल है इक्विपोटेंशियल सरफेस ही बनाने, उसका थोड़ा सा लॉजिक समझना आपको है ना। उन्होंने क्या बोला कि यूनिफॉर्म ग्रिड है, पैरेलल इक्वली स्पेस्ड चार्ज्ड वायर्स, इसके लिए बनाना है। एनसीईआरटी के एग्जाम्पल में है, मतलब एक्सरसाइज में, सॉरी, कि आपका एक यूनिफॉर्म ग्रिड है जिसमें पैरेलल है, इक्वली स्पेस चार्ज्ड वायर्स है ना। देखिए मैं बना लेता हूं। ये मान लीजिए सपोज मेरा एक्स एक्सिस है, ये मान लीजिए मेरा वाई एक्सिस है। मैंने मान ली कि मेरी वायर्स जेड एक्सिस के लोगे, किसके लोगे, जेड एक्सिस के लोगे। मतलब एक वायर यहां हो गई, दूसरी यहां हो गई, इक्वली स्पेस है, उनके बीच में स्पेस क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, है ना। तो इस प्रकार से वायर संख्या बहुत सारी है ना, जेड एक्सिस के लॉन्ग, जेड एक्सिस के लॉन्ग, जेड एक्सिस के लॉन्ग, जेड एक्सिस के लॉन्ग एंड जेड एक्सिस के अलोंग इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाना। क्या बनाना, इक्विपोटेंशियल सरफेस। डियर स्टूडेंट्स, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि उतनी सिंपल अरेंजमेंट ये है नहीं, बट मैं आपको लॉजिकली समझा देता हूं। देखिए याद कीजिए, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का पैटर्न ड्रॉ किया था। पहले मैं क्या ड्रॉ कर रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का पैटर्न। अगर ये पॉजिटिव दोनों सेम तरह के पॉजिटिव चार्ज वायर से, पॉजिटिव चार्ज है ना, दोनों सेम प्रकार की चार्ज वायर से, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो आपने दो सेम पॉजिटिव चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का पैटर्न बनाया था वही इनके लिए आने वाला है। तो अगर मैं सोचूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का पैटर्न कुछ इस प्रकार से आएगा।
देखिए मैं बहुत सारी फील्ड लाइंस नहीं बनाने वाला हूं, फिर इन दोनों के बीच में भी इस प्रकार का ही आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का पैटर्न है डियर स्टूडेंट्स, ये है ना, इन दोनों के बीच में भी सेम प्रकार का। आपको लॉजिकली समझना पड़ेगा, ये इन दोनों के बीच में भी सेम प्रकार का, है ना। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का पैटर्न आने वाला है, इसमें आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब जब हम इसके लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाएंगे, सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के क्या आना चाहिए आपका, परपेंडिकुलर, है ना। तो परपेंडिकुलर आना चाहिए। देखो ये लाइन ऐसी है तो यहां सरफेस कुछ ऐसा आएगा, फिर ये इधर देखिए शेप ऐसी है तो कुछ इस प्रकार से आएगा, तभी आपकी ये परपेंडिकुलर होगी, है ना। तो कुछ इस प्रकार से, फिर ये शेप का नेचर बदल गया कुछ इस प्रकार से, फिर ये आपकी ऐसे तो कुछ इस प्रकार से, फिर शेप बदल गई फिर ऐसे, तो कुछ इस प्रकार से आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस का पैटर्न बनने वाला है, इस प्रकार से। पीरियोडिकल वेरिएशन कैसा होता है आपका, ये पीरियोडिकल वेरिएशन। और जैसे दूर जाओगे ये कैसे हो जाएंगे आपकी प्लेन सरफेस, क्या हो जाएंगे आपके प्लेन सरफेस। तो आपको याद रखना है इस पैटर्न के लिए पीरियोडिकल वेरिएशन वाले आपके इक्विपोटेंशियल सरफेस आएंगे। जैसे जैसे आप दूर जाओगे वो सरफेस कैसे बन जाएंगे आपके प्लेन सरफेस कैसे बन जाएंगे। देखिए यही शेप आपकी जरूरी है, ये आपका परपेंडिकुलर, यहाँ परपेंडिकुलर, बट अब ये शेप इस प्रकार से, तो अब ये परपेंडिकुलर, तो यहाँ ये नीचे जा रहे हैं, मतलब ये आपका कॉनकेव डाउनवर्ड है और ये कॉनकेव अपवर्ड, है ना। ये शेप क्या होती है आपकी कॉनकेव डाउनवर्ड और ये शेप क्या होती है कॉनकेव अपवर्ड, ठीक है। तो ये आपका पीरियोडिकल वेरिएशन है और जैसे दूर जाएंगे क्या बन जाएगा आपका प्लेन सरफेस। ए टिपिकल एग्जांपल, काफी कुछ आपको लॉजिकली समझना पड़ेगा और कुछ कुछ इसमें ध्यान भी रखना पड़ेगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, प्लीज पॉज योर वीडियो एंड नोट दिस डाउन। देखिए अब हम कुछ बातें और कर लेते हैं। अब हम बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्ज। इज वेरी इंपॉर्टेंट, लिसन केयरफुली, थोड़ा लॉजिकल है। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, आज हम कॉन्सेप्ट ही डिस्कस करने वाले हैं। न्यूमेरिकल्स तो कल ही डिस्कस, मतलब नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस होंगे, पर कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस, क्या आपकी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस, है ना। सिस्टम ऑफ चार्ज में दो से ज्यादा चार्ज है। अच्छा मैं यहां मान के चल रहा हूं नो एक्सटर्नल फील्ड इज प्रेजेंट, क्या मान के चल रहा हूं, नो एक्सटर्नल फील्ड इज प्रेजेंट, है ना। लिसन टू मी वेरी केयरफुली। जैसे मान लीजिए तीन चार्ज का सिस्टम है, ये मान लीजिए Q1 है, ये Q2 है, ये Q3। 1 और 2 के बीच में सेपरेशन है, मान लीजिए R12, 2 और 3 के बीच में R23, 1 और 3 के बीच में मान लीजिए R13। तो ये आपका पैटर्न है, तीन चार्ज है Q1, Q2, Q3, सेपरेशन भी हमें गिवन है, उसमें हमें कोई संदेह नहीं है। इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी, क्या निकालनी, पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा याद कीजिए मैंने आपको हमेशा एक फॉर्मूला बताया है कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट ही किसके बराबर होता है, U फाइनल माइनस U इनिशियल। अब देखिए मैंने पहले, देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है, कैसे आपने सिस्टम को बनाया है इस बात पे आपकी एनर्जी डिपेंड या वर्क डन डिपेंड नहीं करेगा, है ना। तो मैंने क्या माना, इनिशियली मैंने मान लिया कि सारे इंफिनिटी सेपरेशन पे है, मान लीजिए Q1 इधर है, Q2 उधर है और Q3 उधर है, एक दूसरे से इनफाइनाइट सेपरेशन पे किसी प्रकार का कोई इंटरेक्शन नहीं है। सपोज ऑल चार्जेस are initially at इनफाइनाइट सेपरेशन, किसी प्रकार का कोई इंटरेक्शन नहीं है। मान लो यहां इंफिनिटी दूरी पर Q1 है, इंफिनिटी पे यहां Q2 रखा है और यहां क्या रखा आपका Q3। अब किसी प्रकार का इंटरेक्शन नहीं है, तो डियर स्टूडेंट्स इनिशियली इनकी एनर्जी कितनी हो गई, जीरो। तो इनिशियल एनर्जी जीरो हो गई, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट ही किसके बराबर होगा, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, है ना। अब एक बात देखिए, मैंने क्या किया, सबसे पहले मैं Q1 को उठा के लेके आया उसकी लोकेशन पे। क्या किया, मैं Q1 को उठा के लेके आया उसकी लोकेशन पे। मेरे को वर्क करना पड़ेगा क्या,
नहीं करना पड़ेगा। डियर स्टूडेंट्स, वही सिचुएशन है जो स्पेरिकल शेल है। याद कीजिए, स्पेरिकल शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, जीरो, इससे वर्क डन भी क्या हो गया था, जीरो। यहां भी अब कोई चार्ज ही नहीं है, सारे इंफिनिटी पे पड़े हैं, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो इसको लाने में किसी प्रकार का कोई वर्क करने की आवश्यकता नहीं है। तो सपोज देखिए, मैं आपको टर्मिनोलॉजी समझा देता हूं यहां पे ढंग से। Q1 is brought to its location। Q1 को हम उसकी लोकेशन पे उठा लाए, वर्क डन मान लीजिए W1, वो कितना होगा आपका, जीरो। क्यों? क्योंकि किसी प्रकार का इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड होता तो कुछ ना कुछ वर्क हमें करना पड़ता है ना। चलिए भाई, बहुत बढ़िया, Q1 आ गया। Q2 को लेके आना है, किसको लेके आना है, Q2। अब करना पड़ेगा क्योंकि Q1 का इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, पोटेंशियल भी है। तो अब हम Q2 को उसकी लोकेशन तक ले आए, है ना, और इन दोनों के बीच में सेपरेशन कितना था, R12। ठीक है, अब हम Q2 को ले आए, Q2 इज ब्रॉट टू इट्स लोकेशन। मान लीजिए वर्क डन कितना करना पड़ा, W2, है ना। याद कीजिए, जब केवल एक चार्ज मोशन में, मैंने पहले ही बताया, जब केवल एक चार्ज मोशन में वर्क डन क्या लिख सकते हैं, चार्ज इंटू में फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, है ना। इनिशियली तो इंफिनिटी पे था, अरे इंफिनिटी पे तो पोटेंशियल क्या होता है, जीरो। ठीक है, तो W2 कितना आ गया, Q2, और V फाइनल इस लोकेशन पे है ना, इस लोकेशन पे भाई पोटेंशियल केवल एक ही चार्ज, इसका पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है, 1/4 और चार्ज हो गया Q1, और सेपरेशन कितना हो गया डियर स्टूडेंट्स आपका, R12। तो ये हो गया आपका W2। क्या हो गया डियर स्टूडेंट्स आपका, W2। इसमें आपको कोई संदेह नहीं होना चाहिए, है ना। ठीक है, अब हमने क्या किया, Q3 को भी उसकी लोकेशन पे ले आए उठा के, किसी रास्ते से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अब इसको लाने में भी कुछ ना कुछ कार्य तो करना पड़ेगा। ये R13 था और ये क्या था, R23। मैं इस डायग्राम को मिटा दे रहा हूं, जरूरत नहीं है। और वर्क डन किसके बराबर होगा, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। अब देखिए, अब हम Q3 को लेके आए तो कुछ वर्क करना पड़ेगा, मान लीजिए W3। अब भी केवल एक ही चार्ज मोशन में, तो हम फॉर्मूला क्या लगा सकते हैं, Q3 V फाइनल माइनस V इनिशियल। इनिशियली तो इंफिनिटी पे था तो जीरो हो गया, तो Q3 V फाइनल। देखिए, जब ये यहां पे आया तो इस पॉइंट पे इसका भी पोटेंशियल था और इसका भी पोटेंशियल था। इसका पोटेंशियल कितना है आपका, 1/4 Q1 बाय सेपरेशन कितना आपका, R13। अच्छा, Q2 का कितना है, 1/4 Q2, और सेपरेशन कितना है भैया आपका, R23। तो ये आपका W3 आ गया। अब तीन ही वर्क सिस्टम बन गया मेरा, मेरे को तीन वर्क करने पड़े। पहला वर्क क्या हो गया, जीरो, दूसरा वर्क हो गया इतना, और तीसरा वर्क हो गया आपका इतना। इसमें आपको कोई संदेह नहीं होना चाहिए। अब हमारा फॉर्मूला क्या था कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट किसके बराबर है, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, कितना वर्क किया, W1 किया, फिर W2 किया, और फिर W3। सारी वैल्यूज पुट करने के बाद हमारे पास क्या आएगी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। मैं आपको पुट करके दिखाता हूं, उससे पहले मैं इरेज कर देता हूं। ये याद रखना W2 कितना है, देखिए। बस मेरे को W2 चाहिए, फिर इसको भी मिटा देंगे। चलिए भाई, U फाइनल कितना हो गया आपका, W1 तो जीरो था, W2 कितना है डियर स्टूडेंट्स, 1/4 Q1 Q2 बाय R12। बहुत बढ़िया हो गया। W3 लिखिए भाई, W3 कितना आपका, 1/4 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा Q1 Q3 बाय R13 प्लस ये वाली टर्म 1/4 Q2 Q3 बाय R23। तो ये आपकी सिस्टम की फाइनल पोटेंशियल एनर्जी आ गई। तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। अब मैं इसको समझा देता हूं कि आपको कैसे लिखना है, लिसन केयरफुली। देखिए, दो चार्जेस का आपको पोटेंशियल एनर्जी मालूम थी, 1/4 Q1 Q2 बाय R। अगर आपके पास तीन चार्ज है, मान लो Q1 है, Q2 है, Q3 है, ये सेपरेशन था R12, ये था R13, और ये आपका R23। आपको क्या करना है, देखिए, हर एक चार्ज की दूसरे चार्ज के रिस्पेक्ट में लिखनी है। सपोज मैंने Q1 को फिक्स किया, किसको फिक्स किया, Q1। अब मेरे को Q1 की Q2 के रिस्पेक्ट में भी लिखनी पड़ेगी और Q3 के रिस्पेक्ट में भी। Q2 के रिस्पेक्ट में कितनी आएगी, K Q1 Q2 बाय R12, ये रही। सॉरी डियर स्टूडेंट्स, सॉरी। चलिए देखिए, तो मैंने Q1 को फिक्स किया। अब हमें क्या करना है,
देखिए Q1 का Q2 के रिस्पेक्ट में होगा, लिख दिया हमने Q1 Q2 बाय R12। अब Q1 का Q3 के रिस्पेक्ट में भी होगा तो लिख दिया Q1 Q3 बाय R13। Q1 का खेल खत्म। अब आप Q2 पे आ जाइए, Q2 की Q1 के रिस्पेक्ट में लिख चुके हैं, तो Q2 की किसके रिस्पेक्ट में लिखनी पड़ेगी, Q3 के रिस्पेक्ट में। तो Q2 की किसके रिस्पेक्ट में, Q3 के रिस्पेक्ट में, ये आ गई। Q2 खत्म, Q3 लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि Q1 के रिस्पेक्ट में हो चुकी है और Q2 के रिस्पेक्ट में भी हो चुकी है। मैं आपको बता देता हूं कितनी नंबर ऑफ टर्म्स आएंगे आपके हमेशा n इंटू में n-1/2। कितने नंबर ऑफ टर्म्स आएंगे आपके n इंटू में n-1/2, जहां पे n के आपके नंबर ऑफ चार्जेस, जैसे यहाँ नंबर ऑफ चार्जेस कितने, 3 में से गया 2 बाई 2, कितनी टर्म्स आई आपकी 3। ठीक है, चलिए एक लास्ट एग्जांपल ले लेता हूं, क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे ताकि आप समझ सकें। मान लीजिए आपके पास एक स्क्वायर है, बस उसमें एक्सप्रेशन लिख दो, क्या है, सवाल नहीं कराना चाह रहा मैं, है ना। जैसे मान लीजिए सपोज एक स्क्वायर है, ये Q Q Q और Q, ये सेपरेशन है, ये A, ऑब्वियसली डायगोनल्स कितने हो गए आपके √2A। ये मान लिया मैंने 1, ये मान लिया 2, ये 3। अच्छा, सबसे पहले कितने नंबर ऑफ टर्म्स आएंगी, n इंटू में n-1/2, नंबर ऑफ चार्जेस 4, 4 में से गया 3/2, 4 3 12/2, कितना हो गया नंबर ऑफ टर्म्स 6। कैसे आएगी, सपोज मैंने पहले फर्स्ट चार्ज को फिक्स किया, फर्स्ट की सेकंड के रिस्पेक्ट में, फर्स्ट की थर्ड के रिस्पेक्ट में और फर्स्ट की फोर्थ के रिस्पेक्ट में, ये आएंगी 3। ठीक है, बहुत बढ़िया हो गया। अब मैंने सेकंड को उठाया, देखिए सेकंड की फर्स्ट के रिस्पेक्ट में हो चुके हैं, सेकंड की थर्ड के रिस्पेक्ट में एंड सेकंड की फोर्थ के रिस्पेक्ट में। अब मैंने थर्ड को उठाया, देखिए थर्ड की फर्स्ट के रिस्पेक्ट में होगी, थर्ड की सेकंड के रिस्पेक्ट में होगी, थर्ड की फिर फोर्थ के रिस्पेक्ट में। अब फोर्थ उठाया, सारी होगी फोर्थ की, थर्ड की, सेकंड के रिस्पेक्ट में और 1 के रिस्पेक्ट में, तो ये कितने आएंगे आपकी 6 टर्म्स। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी लिख सकता हूं, मैंने कॉमन ले लिया 1/4πε0, जिसको मैं K लिख रहा हूं, है ना। 1 और 2 के बीच में लिखो, 1 और 2 के बीच में, तो प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस हो गया Q² और सेपरेशन हो गया A। 1 और 3 के बीच में सेपरेशन है √2A, अगेन प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस Q² बाई √3A। अच्छा 1 और 4 के बीच में सेपरेशन कितना आपका A, तो प्लस Q² बाई A, है ना। अब 2 और 3 के बीच में, 2 और 3 के बीच में सेपरेशन कितना है A, तो प्लस Q² बाई A, प्लस अब 2 और 4 के बीच में सेपरेशन आपका डायगोनल √2A, तो Q² बाई √2A। अच्छा लास्ट के थर्ड और फोर्थ के बीच में सेपरेशन है A, तो प्लस Q² बाई A। इस प्रकार से हम पोटेंशियल एनर्जी लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। तो हर एक की दूसरे के रिस्पेक्ट में लिखनी है। याद रखिए नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आएगी आपकी, n इंटू में n-1/2। विद दिस वी आर गोइंग टू वाइंड अप टूडेज लेक्चर। आज के लेक्चर में हमने ये देखा, इसमें हम न्यूमेरिकल अगले लेक्चर में करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन अपने घरों पे रहिए, स्टे होम, स्टे सेफ इन पेंडेमिक ऑफ कोविड-19। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।